Okay, welcome to the principality, welcome to the royalty, welcome to the crown of the F1 calendar, the Monaco Grand Prix. Monaco Grand Prix F1 कैलेंडर की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, द मोस्ट प्रेस्टिजियस रेस। मतलब F1 कैलेंडर का हेरिटेज, F1 कैलेंडर की लेगेसी, F1 कैलेंडर का ट्रेडिशन, मोनाको ग्रांड प्री एक बहुत ही स्टार स्टडेड, बहुत ही रॉयल अफेयर, मतलब मोनाको ग्रांड प्री। ट्रैक सर्किट के बारे में हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि स्ट्रीट सर्किट है। मोनाको के एक्चुअल रस्तों पे, मतलब जहां पे नॉर्मली लोगों की गाड़ियां, नॉर्मल गाड़ियां चलती है, वहां पे F1 की गाड़ियां दौड़ेंगी। तो वो ट्रैक और वो सर्किट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता देता हूं ये लेगेसी, हेरिटेज, ट्रेडिशन, ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं। F1 मोनाको ग्रांड प्री के बारे में, मतलब रॉयल्टी, प्रिंसिपैलिटी वगैरह, ये सब तो ऑब्वियसली सभी लोग कहते हैं। हेरिटेज, लेगेसी, ट्रेडिशन, बताता हूं। मोनाको ग्रांड प्री पहली बार इंट्रोड्यूस हुई 1929 में। एंथनी नोगे नाम के एक इंसान थे जिन्होंने सोचा कि मोनाको के नॉर्मल रास्तों पे रेसेस होने चाहिए। तो 1929 में मोनाको ग्रांड प्री बनी। लेकिन ऑफ कोर्स 1929 तो तभी F1 FIA के नियमों के आधार पे नहीं चलता था, है ना, खेला नहीं जाता था। वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप का अभी तक फॉर्मेशन हुआ नहीं था। तो इसलिए उन सारी रेसेस को F1 के हिस्ट्री में अभी फिलहाल कंसिडर नहीं किया जाता। F1 के वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप के अंडर पहली मोनाको ग्रांड प्री हुई 1950 में। 1950 की पहली मोनाको ग्रांड प्री F1 की वो जीती थी वान मैनुअल फैंजियो ने। वान मैनुअल फैंजियो की पहली F1 विक्ट्री थी 1950 की मोनाको ग्रांड प्री। और वो रेस जीतने के बाद वान मैनुअल फैंजियो, उन्होंने 5 ड्राइवर्स चैंपियनशिप्स जीती थी अपने करियर में। उसी रेस में एक और ड्राइवर थे, लुई शिरॉन। अभी लुई शिरॉन कौन? तो फिर लुई शिरॉन ऑथेंटिक मोनाको के रेसर, वो वो भी इस रेस में थे और इस रेस में वो थर्ड आए, ओके, एट द एज ऑफ 51। अभी ये मैं क्यों मेंशन कर रहा हूं? क्योंकि द फर्स्ट मोनेगेस्क, मतलब प्रॉपर मोनाको से रेसर जिन्होंने पहली बार अपनी होम ग्रांड प्री जीती, मोनाको ग्रांड प्री जीती, तो ऐसे पहले मोनेगेस्क ड्राइवर थे लुई शिरॉन, जिन्होंने मोनाको ग्रांड प्री जीती थी ऑल द वे बैक इन 1931। लेकिन अगेन 1931 तो वापस F1 का वो वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप अभी तक शुरू नहीं हुआ था, तो उस रेस को F1 के करंट हिस्ट्री में काउंट नहीं किया जाता। अदरवाइज द फर्स्ट, मतलब पहला मोनाको से एक रेसर जिसने मोनाको ग्रांड प्री जीती, वो है लुई शिरॉन। लेकिन करंट इतिहास में उनका नाम उस हिसाब से नहीं जाना जाता। करंट इतिहास में पहला मोनाको का ड्राइवर जिसने मोनाको ग्रांड प्री जीती वो है चार्ल्स लेक्लर्क, ऑल द वे बैक इन 2024, पिछले ही साल। सो लुई शिरॉन पहला मोनाको का ड्राइवर जिसने मोनाको रेस जीती, मोनाको की F1 ग्रांड प्री नहीं शायद, लेकिन मोनाको की रेस जीती 1951 में, जो पहली बार मोनाको ग्रांड प्री हुई F1 के नियमों के आधारित, F1 वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप के अंडर। तो उसमें वान मैनुअल फैंजियो वो तो रेस जीते, लेकिन लुई शिरॉन थर्ड थे। तभी लुई शिरॉन की एज थी 51। ये मुझे मेंशन करने जैसा लग रहा है क्योंकि दिस इज द लेगेसी, दिस इज द हेरिटेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। मतलब लोगों को अभी पता है कि द फर्स्ट मोनेगेस्क ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर्क, लेकिन लुई शिरॉन के बारे में भी लोगों को जानना जरूरी है, ये मुझे लगता है, इसलिए ये मेंशन था। ऑफ कोर्स वान मैनुअल फैंजियो 5 चैंपियनशिप्स 1984 से लेकर 1993 तक, मतलब जो 10 साल, जो 10 मोनाको ग्रांड प्रीज हुए, वो बहुत ही एक अगेन हिस्टोरिक एरा था मोनाको ग्रांड प्री का। क्योंकि 10 सालों के लिए 10 ग्रांड प्रीज सिर्फ 2 ड्राइवर्स जीते, एलेन प्रोस्ट और एयरटन सेना। पहले 84, 85, 86 एलन प्रोस्ट 3 बार कंटिन्यूअस मोनाको ग्रांड प्री जीते। फिर चौथी बार 84, 85, 86, 87, 1987 में एयरटन सेना पहली बार मोनाको ग्रांड प्री जीते। 88 में फिर से एलन प्रोस्ट, लेकिन बाद में 89, 90, 91, 92, 93 5 बार लगातार द पर्सन, द रेसर टू विन मोनाको ग्रांड प्री वाज एयरटन सेना। एयरटन सेना होल्ड्स द रिकॉर्ड। मोनाको ग्रांड प्री सबसे ज्यादा किसी ने जीती है तो फिर वो है एयरटन सेना, 6 बार।
उसके बाद ऑफ कोर्स वी हैव माइकल शूमाकर 5 बार जीते, लुइस हैमिल्टन, निको रॉसबर्ग 3 बार जीते, मैक्स वर्स्टैपन 2 बार जीते, और ये अभी उनकी कोशिश होगी तीसरी बार जीतने की, और चार्ल्स लेक्लर्क 1 बार मोनाको ग्रां प्री जीता है। सो दैट इज अबाउट दैट। अभी ये हो गया उसके हिस्ट्री के बारे में, मोनाको ग्रां प्री का ट्रेडिशन। अभी बात करते हैं जरा सर्किट के बारे में कि इस सर्किट को इतना क्यों माना जाता है। दोस्तों, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट सर्किट्स ऑन द F1 कैलेंडर। ये एक ऐसा सर्किट है जो F1 का वो जो 305 किलोमीटर्स का जो रूल रहता है ना, कि एक रेस की लेंथ 305 किलोमीटर्स होनी चाहिए, उस रूल को तोड़ देता है। एक लैप 3.337 किलोमीटर्स की है, सो 3.33 3.34 किलोमीटर्स की 78 लैप्स की रेस होती है, लेकिन उसके बावजूद द रेस इज ओनली 265 किलोमीटर्स इन लेंथ। आई थिंक, मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा, और जो एक्चुअल स्टैट्स है उसको वीडियो में डेफिनेटली मैं पिक्चर फॉर्म में डालूंगा, ठीक है। बट आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज। 3.337 3.34 किलोमीटर्स की एक लैप, 78 लैप्स की रेस, मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लैप्स है इस रेस को, लेकिन फिर भी 265 किलोमीटर्स की रेस डिस्टेंस होती है। सो ये एक ऐसी रेस है जो वो 305 किलोमीटर्स के रूल को तोड़ती है। अभी क्यों इस रेस को फिर अलाउ किया जाता है? ऑफ कोर्स एक है हिस्ट्री, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट ट्रैक है। एक F1 ड्राइवर को जो कंसंट्रेशन लगता होगा बाकी के नॉर्मल सर्किट्स पे, बाकी के नॉर्मल ट्रैक्स पे एक F1 गाड़ी चलाने के लिए, उस कंसंट्रेशन को 100 गुना करो, उतना कंसंट्रेशन लगता है मोनाको ग्रां प्री में रेस करने के लिए। नहीं, रेस छोड़िए, क्वालिफाइंग लैप डाल, ओके क्वालिफाइंग लैप छोड़िए, एक लैप डाल, एक लैप नहीं, एक सेक्टर डालने के लिए। बहुत नैरो ट्रैक, ऑफ कोर्स नॉर्मल रास्ते हैं जिसकी वजह से ग्रिप लेवल बहुत कम होती है, जिसको ऑफ कोर्स काउंटर करने के लिए पिरेली ने C6 टायर लाया है, C6 सॉफ्ट, C5 मीडियम, C4 हार्ड। सो सबसे सॉफ्ट वाले टायर्स लाए हैं पिरेली ने, ताकि गाड़ी को ज्यादा ग्रिप मिले, लेकिन वो भी इन रास्तों पे काफी नहीं होती। बिल्कुल ही रन ऑफ एरिया नहीं है, बिल्कुल ही कोई सेफ्टी जोन नहीं है। अगर ड्राइवर एक भी अगर गलती करे, 1 मिलीमीटर की भी अगर गलती हो, तो सीधा बैरियर है। ओके, सीधा बैरियर, गाड़ी टकरा जाएगी दीवार से, टायर बैरियर से, या फिर डायरेक्ट वो जो मेटल के बैरियर्स जो होते हैं उनके साथ, और ऑब्वियसली गाड़ी को वापस पिट्स में जाना पड़ेगा डैमेज के साथ, वरना गाड़ी इतनी डैमेज हो जाएगी कि वो बाद में पिट्स में भी नहीं जा पाएगी, गाड़ी को वहीं पे पार्क करना पड़ता है। एक बार अगर गाड़ी वहां पे पार्क हो गई, तो यू नो द रिजल्ट अल्टीमेटली इज बेसिकली दैट द सेशन हैज टू बी रेड फ्लैग्ड। मतलब रेस वर्चुअल सेफ्टी कार या फिर सेफ्टी कार के कंडीशंस में शुरू रह सकती है, लेकिन प्रैक्टिस सेशन हो या फिर क्वालिफाइंग सेशन हो, रेड फ्लैग आना जरूरी होता है, क्योंकि क्रेन या फिर मार्शल्स उनको डेब्री क्लीन करने के लिए, गाड़ी को हटाने के लिए उतनी भी जगह नहीं मिलती। बहुत ही टाइट सर्किट है। अच्छा, सिर्फ टाइट नहीं है, तो रास्ता हमेशा कर्विंग नेचर पे रहता है। ड्राइवर इज कंटिन्यूसली मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑन हिज स्टीयरिंग व्हील। ड्राइवर को हमेशा गियर्स के साथ खेलना पड़ता है, या तो आप अपशिफ्ट कर रहे हो या फिर डाउनशिफ्ट कर रहे हो। हाईएस्ट गियर पे फुल थ्रॉटल, ऐसा समय बहुत ही कम मिलता है इस ट्रैक पे। कोई एक ऐसा कंप्लीट फ्लैट आउट स्ट्रेट है नहीं, स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट के अलावा। एक ऑफ कोर्स एक सेक्शन आता है जहां पे गाड़ी काफी फास्ट दौड़ती है, वो है एक टनल वाला सेक्शन। टनल वाला सेक्शन बहुत ट्रिकी है दोस्तों। तो जब भी मैं F1 देखता था बचपन में, तभी दो कमेंटेटर्स थे, स्टीव स्लेटर और क्रिस गुडविन, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि ये टनल का इफेक्ट एक F1 ड्राइवर पे कैसे होता है। अभी चलो, हम जब भी रास्ते पे गाड़ियां चलाते हैं, ठीक है, अपना स्पीड होता है कुछ 100, इंडिया में वही सबसे ज्यादा स्पीड लिमिट है ना। मेरे ख्याल से समृद्धि हाईवे का कुछ 120 है शायद, लेकिन 100 का स्पीड लिमिट रहता है आई थिंक मैक्सिमम। 100 के स्पीड से अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और एक टनल आता है, और हम टनल में अंदर अंदर चले जाते हैं, टनल के अंदर, तो ऑफ कोर्स टनल की वजह से जो नॉर्मल डे लाइट होती है वो गायब हो जाती है। टनल में लाइट्स रहते हैं, तो फिर वो लाइट्स को हम एडजस्ट कर लेते हैं और ज्यादा तकलीफ नहीं होती, बराबर। स्टीव स्लेटर और क्रिस गुडविन, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि एक F1 गाड़ी में अगर आप उस
टनल में जब भी एंटर करते हो तो इफेक्ट क्या होता है? अभी आप टीवी देख रहे हो, आप चाहिए तो फिर कोशिश कीजिए, अभी FP3 शुरू होगा थोड़ी देर में, फ्री प्रैक्टिस सेशन 3, या अपलोड होने में अगर डिले हुआ तो फिर फ्री प्रैक्टिस सेशन 3 शायद खत्म हो गया, क्वालिफाइंग शुरू रहेगा, Q1 में कभी तो ट्राई कर लीजिए। लेकिन अपने टीवी का रिमोट अपने पास रखिए, ओके? और जैसे ही अगर कोई ऑन बोर्ड देख रहा होगा, तो ऑन बोर्ड देखते वक्त जैसे ही गाड़ी टनल में जाती है ना, अपने टीवी के ब्राइटनेस को पूरा कम कर डालो, ओके? पूरा कम कर डालो, और बाद में धीरे धीरे 15-20 के आसपास लेके आइए। अगर 100 का अगर ब्राइटनेस रहेगा, और जहां पे भी आपका नॉर्मल एवरेज ब्राइटनेस सेटिंग रहेगा, तो उसको पूरा जीरो कर डालो। धीरे धीरे 15 या फिर 20-25 के आसपास लेके आओ, और जब भी गाड़ी टनल से बाहर निकलेगी ना, ब्राइटनेस को पूरा 100 कर डालो, और धीरे धीरे 80-75 और अपने नॉर्मल ब्राइटनेस के सेटिंग पे लेके आओ। ये इफेक्ट होता है एक F1 ड्राइवर को, जब भी वो गाड़ी वो टनल में लेके जाता है, अचानक से पूरा अंधेरा, धीरे धीरे लाइट आने लगता है, तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है, विद द चेंजिंग लाइट इंटेंसिटी। और जब ही वो टनल से बाहर निकलता है, अचानक डे लाइट की वजह से पूरा लाइट आ जाता है, उसको धीरे धीरे एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन ज्यादा समय नहीं मिलता, क्योंकि जैसे ही आप टनल में घुसते हो ना, एक वो राइट टर्न आ जाता है, जहां पे अगर कोई लैप, अगर मतलब कोई गाड़ी अगर अपने आउट लैप पे या फिर इन लैप पे अगर थोड़ी धीरे अगर चल रही होगी, तो फिर उस गाड़ी के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि वो रेसिंग लाइन पे इतना स्लोली नहीं चला सकती। और अगर कोई रेसिंग लाइन पे अगर होगी गाड़ी, तो फिर ड्राइवर को फटक से एडजस्ट करके अपने गाड़ी को कंट्रोल करके उस गाड़ी को अवॉइड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जब भी टनल से आप बाहर आते हो, बहुत ही कम रास्ता मिलता है आपको, जिसके बाद एक शीकेन आता है, विच इज अ वेरी टाइट कॉर्नर। तो एक F1 ड्राइवर को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, हर एक लैप में, हर एक टर्न में। मतलब स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट खत्म होने के बाद जो पहला टर्न आता है, फर्स्ट टर्न, वहां से एग्जिट लेना भी बहुत मुश्किल होता है। कई बार एग्जिट पे ही जब भी आप थ्रॉटल दे रहे होते हो, तभी गाड़ी थोड़ी अनकंट्रोलेबल हो जाती है, उसका रियर स्टेप आउट कर देता है, रियर व्हील्स वॉल से टकरा जाता है। ये बहुत बार होता है। ऑफ कोर्स, एक और चैलेंज ये ट्रैक पेश करता है सारे ड्राइवर्स के लिए, वो है एलिवेशन चेंजेस। मतलब ट्रैक सिर्फ नैरो नहीं है, ट्रैक सिर्फ टाइट नहीं है, कर्विंग नहीं है, सिर्फ स्लो स्पीड है, लेकिन फिर भी यहां से सबसे ज्यादा जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं सारे ड्राइवर्स। लेकिन उसी के साथ साथ ट्रैक कभी तो ऊपर भी चढ़ रहा है, कभी नीचे भी उतर रहा है। जैसे टर्न 1 के बाद वाला जो सेक्शन है, वहां पे वो पूरा रास्ता ऊपर चढ़ता हुआ बहुत ट्रिकी होता है। हेयर पिन, द ग्रैंड होटल हेयर पिन, इट इज द स्लोएस्ट कॉर्नर ऑन द F1 कैलेंडर। ग्रैंड होटल हेयर पिन के पहले गाड़ियां सब नीचे उतर रही है, और स्लोएस्ट कॉर्नर है ये। तो मतलब जब भी डाउन स्लोप रहता है, तभी ग्रेविटी आपके गाड़ी को नीचे खींचती होती है, बराबर, तो ब्रेक्स पे और प्रेशर आ जाता है। फ्लैट सेक्शन मेरे ख्याल से टनल के बाद जो शीकेन आता है, और बाद में द स्विमिंग पूल सीक्वेंस ऑफ टर्न्स ऑल द वे अप टू लरास्कास, वहां तक मेरे ख्याल से फ्लैट होता है। ऑफ कोर्स बाजू में वहां पे मरीना भी है, जहां पे बहुत सारी यॉट्स पार्क रहती है। बहुत प्रीमियम इवेंट है ये, बहुत प्रीमियम इवेंट है, ऑडियंस के लिए, ड्राइवर्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग। इसीलिए ये ट्रैक का F1 कैलेंडर में होना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स फिलहाल कुछ ऐसा हो रहा है कि लोगों का कहना है कि मोनाको ग्रां प्री बहुत बोरिंग होती है, क्योंकि अभी देखिए, जब भी इतना नैरो सर्किट है, तो ऑब्वियसली यहां पे ओवरटेकिंग बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। ये बहुत डिफिकल्ट ना अब भी फिलहाल हो गया है, लेकिन ठीक है, चलो, बहुत डिफिकल्ट है फिलहाल मोनाको ग्रां प्री, मोनाको सर्किट पे ओवरटेक करना, इसलिए क्वालिफाइंग बहुत जरूरी होती है। अगर पोल पोजीशन अगर आपको मिले, तो चांसेस आर के आप रेस जीत जाओगे। जैसे लास्ट ईयर शार्ल्स लेक्लर्क, एक्चुअली शार्ल्स लेक्लर्क का एक मोनाको कर्स है, उसका होम ट्रैक है बेचारे का, लेकिन होम ट्रैक पे ही उसको एक कर्स है। बहुत बार, मतलब अभी 6 बार शार्ल्स लेक्लर्क मोनाको ग्रां प्री खेला है। 6 बार में से ऑलमोस्ट कितना, 3-4 बार आई थिंक उसने पोल पोजीशन लिया है क्वालिफाइंग में। लेकिन कुछ ना कुछ होके, मतलब कभी क्या पोल पोजीशन ली है, और आखिरी फ्लाइंग लैप पे कभी तो उसने एक्सीडेंट कर दिया, जो बाद में टीम ने देखा नहीं, और गाड़ी में गियर बॉक्स डैमेज था, जो जब भी रेस के पहले, जब भी गाड़ी को पिट लेन में से निकाल के ट्रैक पे लेके
लेके जाना होता है, तो तभी चार्ल्स लेक्लर्क को पता चला कि उसका गियर बॉक्स मतलब ठुक गया है भाई एक्सीडेंट में, तो अभी ये चलेगा नहीं। वापस उसको पिट लेन में आना पड़ा, रेस शुरू ही नहीं कर पाया बंदा। कभी पिट स्टॉप में गलती हुई है, टीम ने उसे यू नो अंदर बुलाया, फिर वापस रोका, फिर वापस बुलाया, फिर वापस रोका, लेकिन तब तक ऑलरेडी चार्ल्स लेक्लर्क पिट लेन में आ गया था। तो जब भी स्टे आउट स्टे आउट स्टे आउट ये रेडियो मैसेज आया, तभी चार्ल्स लेक्लर्क वाज ऑलरेडी इन द पिट लेन, ऑलरेडी मेकिंग हिज वे टू हिज गैराज फॉर द पिट स्टॉप, जो बहुत ही अनटाइमली पिट स्टॉप था, जरूरत ही नहीं थी वो पिट स्टॉप की। लेकिन सो दिस इज द कर्स दैट चार्ल्स लेक्लर्क हैज अपने होम ग्रां प्री में। बंदा बहुत अच्छा चला लेता है, क्वालिफाई भी बहुत अच्छा करता है, लेकिन फॉर सम और दी अदर रीजन यार मतलब रेस में कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। लास्ट ईयर 2024 में चार्ल्स लेक्लर्क ने उस कर्स को तोड़ा, पोल पोजीशन भी और रेस विक्ट्री भी। और ऐसे कई बार होता है कि मोनाको में, कई बार फिलहाल हो रहा है कि मोनाको में आप अगर पोल पोजीशन पे आ जाते हो तो आप रेस जीत जाओगे। ये फिलहाल हो रहा है क्योंकि अभी फिलहाल जो F1 की गाड़ी है ना वो बहुत बड़ी है, बहुत हैवी है। माइकल शूमाकर, मीका हाकिनन, डेविड कुल्थार्ड, इनके जमाने में जब भी मैं F1 देखता था तो F1 की गाड़ी थोड़ी छोटी भी हुआ करती थी, थोड़ी लाइट हुआ करती थी, तो उसके वजह से ना वो थोड़ी निम्बल थी, जिसके वजह से टर्न 1 में ओवरटेकिंग मैनूवर्स हुए। हेयर पिन के यहाँ पे बहुत ही एक लेट डाइव बॉम्ब मूव, जैसे मैक्स वर्स्टैपन ने इमोला में किया कि एंड मोमेंट पे एकदम जितना लेट ब्रेकिंग पॉसिबल है उतना लेट ब्रेकिंग करके टर्न 1 में इन ऑन द इनसाइड ऑफ द हेयर पिन, ऑन द इनसाइड ऑफ द टर्न ओवरटेकिंग मूव, या फिर टनल के बाद जो एक शीकेन आती है वहां पे एक ओवरटेकिंग मूव, अगेन अ डाइव बॉम्ब, हेल्स यस। या फिर लरास्कास में फिर से एक अलग लाइन लेके, लरास्कास के बारे में ओके बाद में बात करूंगा, लेकिन लरास्कास में एक अलग लाइन लेके अचानक से एक डाइव बॉम्ब मूव वगैरह, ये ऐसे ओवरटेकिंग मैनूवर्स मोनाको में दिखे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग, अगर गलत रहूंगा तो फिर मैं शायद ये वीडियो में नहीं, शायद क्वालिफाइंग और रेस के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो फिर तभी मैं आपको इसके बारे में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दूंगा। लेकिन ग्राहम हिल, सो ग्राहम हिल इज नोन एज मिस्टर मोनाको, 5 बार मोनाको रेस जीते वो, और उनकी एक रेस है जहां पे पोल पोजीशन, सो फर्स्ट पोजीशन से ग्राहम हिल ने रेस की शुरुआत की, 25th लैप तक फर्स्ट थे, लेकिन एक पॉइंट पे उन्हें ब्रेक बराबर से लगा नहीं और गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन फॉर्चुनेटली वहां पे वो रन ऑफ एरिया था। आई थिंक इट वाज द रन ऑफ एरिया बिफोर द हेयर पिन, द ग्रैंड होटल हेयर पिन, तो वो रन ऑफ एरिया में थोड़े से चले गए, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स फर्स्ट पोजीशन से नीचे गिर गए। ही रीजॉइंड द रेस इन द 5th पोजीशन, लेकिन बचे हुए लैप्स में ऑन ट्रैक ओवरटेक करते करते वो रेस अल्टीमेटली ग्राहम हिल जीत गए। सो पहले मोनाको ग्रां प्री में ओवरटेक्स हुआ करते थे, बहुत चैलेंजिंग और बहुत ही ब्रेव मूव्स करने पड़ते हैं, इसलिए मोनाको ग्रां प्री को इतना माना जाता है, इसलिए मोनाको ग्रां प्री को अभी भी कैलेंडर पे रखा गया है, क्योंकि ये रेस बहुत ही चैलेंजिंग है एक नॉर्मल लैप डालने के लिए। लेकिन अगर आपको ओवरटेक्स करने हो तो फिर भाई जिगरा कुछ ज्यादा ही लगता है। ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई मोनाको ग्रां प्री इज सो रिवर्ड। अभी फिलहाल गाड़ियां ऐसी है इसीलिए लोग कहते हैं कि मोनाको ग्रां प्री बोरिंग हो गई है वगैरह वगैरह। तो आई थिंक एफआईए ने मोनाको ग्रां प्री को कैलेंडर से हटाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, अपने गाड़ी के ऊपर फोकस करो। जैसे अभी 2 स्टॉप मैंडेटरी हो गई है ना, मोनाको ग्रां प्री में पहली बार, मतलब ये पहली बार F1 रेस में भी हो रहा है, या फिर पहली मोनाको ग्रां प्री है जहां पे 2 स्टॉप्स मैंडेटरी, जो बाकी के रेसेस में एक पिट स्टॉप कंपलसरी होता ही है क्योंकि आपको टायर कंपाउंड बदलना पड़ता है। यहां पे 2 पिट स्टॉप्स कंपलसरी किए हैं एफआईए ने, ताकि कुछ एक्शन हो, यू नो किसी की तो पिट स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग हो वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर 2 पिट स्टॉप अगर आपने कंपलसरी किए ही हैं तो फिर 3 टायर कंपाउंड्स भी कंपलसरी कर दो यार। हर एक गाड़ी ने सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड, ये तीनों टायर्स इस्तेमाल करने चाहिए रेस में, ये भी एक रूल रखिए, ताकि वहां पे एक्चुअली स्ट्रेटजीज और एक्चुअली, मतलब किसी को तो शायद क्वालिफाइंग में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ताकि रेस पे फोकस कर सके। किसी ने क्वालिफाइंग में कुछ ज्यादा ही टायर्स इस्तेमाल कर लिए तो फिर अभी रेस की स्ट्रेटजी कैसे होगी, यहाँ पे थोड़ा थॉट प्रोसेस हो सकता है, लेकिन वैसे नहीं हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता ये 2 स्टॉप की वजह से कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। शायद
मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही जल्दी रेस में बहुत ही जल्दी सारी गाड़ियां एक एक पिट स्टॉप ले ले, बची हुई रेस या नॉर्मल वन स्टॉप स्ट्रेटेजी के हिसाब से जाएगी. सो दैट इज द चैलेंज दैट FIA, F1 एंड मोनाको ग्रां प्री करंटली फेसेस, कि इस रेस को और स्पोर्टिंग के हिसाब से और एंटरटेनमेंट फैक्टर के हिसाब से और अच्छा कैसे किया जा सकता है. लेकिन जो लोग सच में F1 में दिलचस्पी रखते हैं, जो लोग सच में F1 ड्राइविंग इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, उन्हें मोनाको ग्रां प्री कभी भी बोरिंग नहीं हो सकती. पिछले ही साल जैसे फॉर एग्जांपल 2024 की मोनाको ग्रां प्री, चार्ल्स लेक्लर्क फर्स्ट, पोल पोजीशन. लेकिन बस वो ही एक पोजीशन नहीं बदली ऐसा नहीं है. पिछले साल फर्स्ट से लेके 10th पोजीशन तक, टॉप 10 क्वालिफाइंग में जिस ऑर्डर में थे उसी ऑर्डर में उन्होंने रेस खत्म की. मतलब फर्स्ट से लेके 10 पोजीशन तक कोई भी ओवरटेक नहीं हुआ, कोई पोजीशन स्वैप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. सब लोग इतना सेफ चला रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी इतनी बड़ी है कि आप यहाँ पे एक चैलेंजिंग या फिर एक ब्रेव ओवरटेकिंग मूव कर भी नहीं सकते. ट्रैक इतना नैरो है कि अगर आप गाड़ी को लेफ्ट या फिर राइट के अलावा अगर थोड़ा भी अगर सेंटर में अगर आप रखे तो फिर एक गाड़ी ओवरटेक करने के लिए उतनी जगह भी नहीं रहती ट्रैक पे. तो इसलिए ओवरटेकिंग मनूवर इन गाड़ियों में मेरे ख्याल से मोनाको पे कोई ट्राई भी नहीं कर सकता. इसका ब्लेम मोनाको के ट्रैक पे तो नहीं आ सकता. आपको गाड़ियों पे ध्यान देना चाहिए. आपको आप किस तरीके से रूल्स और रेगुलेशन सेट कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. आई थिंक दैट इज समथिंग दैट FIA नीड्स टू वर्क ऑन. एनीवे, वो हो गया. मतलब हमने अभी ट्रैक के बारे में बात की. ऑफ कोर्स हाई डाउन फोर्स सेटिंग्स ये बताना रह गया क्योंकि बहुत स्लो कॉर्नर्स है और ऑब्वियसली हाई स्पीड स्ट्रेट नहीं है, तो इसलिए हाई डाउन फोर्स सेटिंग रहेगी. टायर ग्रिप, रोड ग्रिप कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन टायर डिग्रेडेशन भी ज्यादा नहीं होता. सो सब कुछ बहुत मतलब लो या फिर मॉडरेट के आसपास ही होता है. बहुत ज्यादा एकदम कोई क्रेजी सेटिंग वगैरह आपको नहीं दिखेगी इस ट्रैक पे. इसीलिए अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन टू ड्राइवर स्किल. लरास्कस के बारे में, हाँ मुझे लरास्कस के बारे में बताना था. पीटर विंजर करके एक F1 रिलेटेड एक पर्सनालिटी है. वो F1 में काम कर चुके हैं. विलियम्स, आई बिलीव मकलारन, इन दोनों टीम्स के साथ उन्होंने काम किया है. एक ऐसी हस्ती है पीटर विंडसर कि वो एयरटन सेना को भी पहचानते थे, वो नाइजल मांसल को पहचानते थे, वो मिका हकिनन, माइकल शूमाकर, डेविड कूल्थार्ड, राफ शूमाकर, फर्नांडो अलोंसो, F1 से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को वो पहचानते हैं. उनका एक यूट्यूब चैनल है और उन्होंने अभी कल जो प्रैक्टिस सेशंस हुए तो उनके बारे में उन्होंने एक एनालिसिस दिया है. अगर हो सके तो फिर मैं उनके स्क्रीनशॉट्स शेयर करना चाहूंगा. मोनाको में ड्राइवर स्किल इंपॉर्टेंट कैसे है, इतना नैरो ट्रैक होने के बावजूद ड्राइवर डिपेंडेंट सर्किट कैसा है ये. तो लरास्कस के बारे में उन्होंने बताया है. लरास्कस एक जस्ट सेकंड लास्ट कॉर्नर्स का सीक्वेंस है. वो लरास्कस वो थर्ड लास्ट और फोर्थ लास्ट कॉर्नर्स का सीक्वेंस है लरास्कस. तो वहां पे उन्होंने लैंडो नॉरिस, ऑस्कर पियास्ट्री और मैक्स वर्स्टैपेन और चार्ल्स लेक्लर्क, इनकी ड्राइविंग स्टाइल, लरास्कस में वो कौन सी लाइन पकड़ के आते हैं, तो वो उन्होंने दिखाया है. पिक्टोरियल फॉर्म में उन्होंने दिखाया है. और ऑफ कोर्स वो बात भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं एक शाउट आउट देना चाहता हूं. पीटर विंडसर ऑफ कोर्स ग्रेट पर्सनालिटी इन F1, रिलेटेड टू F1. और मैं बहुत उनके बहुत सारे वीडियोस देखता हूं. आपको उनके वीडियोस में बहुत सारे टेलीमेट्री, स्पीड डेटा और इन सारी चीजों के ऊपर भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी. रियल टाइम जानकारी, मतलब सेशन खत्म होने के बाद उनके वीडियो में वो सब इंफॉर्मेशन वो देते हैं. उनका एक वीडियो भी है, द इमोला पास, रिविजिटेड इमोला पास बाय मैक्स वर्स्टैपेन, जो पिछले रेस में मैक्स वर्स्टैपेन का जो ओवरटेकिंग मूव था, तो वो भी आप वीडियो जरूर देखना. पीटर विंडसर, उनके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए. अरे अरे हाँ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए. मैंने अब तक कभी ये शाउट आउट दिया नहीं है ना मेरे वीडियोस में. एनीवे, तो अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. इन सारी चीजों से इंडिया में जो F1 कम्युनिटी है उसको एक साथ लाते हैं जरा. तो एनीवे, पीटर विंडसर, उनके यूट्यूब चैनल को डेफिनेटली विजिट कीजिए. उन उन ऑफ कोर्स उनके चैनल पे आपको वो वीडियो दिख जाएगा. वो वीडियो पूरा देखिए. मैं यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट शेयर करने की कोशिश करता हूँ. येलो में जो उन्होंने लाइंस ड्रॉ की है वो है ड्राइविंग लाइन लैंडो नॉरिस और ऑस्कर पियास्ट्री की.
बाद में वहीं पे मतलब उन्हीं लाइंस को कट करते हुए दो लाइंस रहेंगी। वो लाइन जो येलो में ही है, एक लाइन है लैंडो नॉरिस का ब्रेकिंग पॉइंट, दूसरा है ऑस्कर पियास्ट्री का ब्रेकिंग पॉइंट। बाद में रेड में जो लाइन रहेगी ना, वो है मैक्स वर्स्टैपन और चार्ल्स लेक्लर्क की ड्राइविंग लाइन, रेसिंग लाइन एट लारास्कस। मैक्स वर्स्टैपन की लाइन ऑफ कोर्स लैंडो नॉरिस और ऑस्कर पियास्ट्री से बहुत अलग है, और सच में मैक्स वर्स्टैपन को ऑब्जर्व करना जरूरी है। 2023 का क्वालिफाइंग सेशन ऐसे लग रहा था कि फर्नांडो अलोंसो के पास पोल पोजीशन होगी। मैक्स वर्स्टैपन दो सेक्टर्स खत्म होने के बाद ही इज 1/10 2/10 आई थिंक बिहाइंड फर्नांडो अलोंसो's टाइम। ही स्लोअर, ठीक है, फर्नांडो अलोंसो से ऑलमोस्ट 2/10 ऑफ अ सेकंड स्लो है मैक्स वर्स्टैपन फाइनल सेक्टर में, और स्पेशली लारास्कास कॉर्नर पे मैक्स वर्स्टैपन फिर से कुछ तो जादूगिरी कर देता है बंदा, एंड ही गोज 1/10 ऑफ अ सेकंड क्विकर देन फर्नांडो अलोंसो, टेक्स पोल पोजीशन ऑफ कोर्स, एंड 2023 की रेस मैक्स वर्स्टैपन जीत गया। तो मैक्स वर्स्टैपन की ड्राइविंग लाइन, उसकी ड्राइविंग स्टाइल, ये मोनाको के सर्किट पे देखने देखने बहुत मजा आएगा। लेकिन वो स्क्रीनशॉट्स मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। अगर आपको चाहिए मुझे कमेंट्स में बताइए, तो फिर मैं पीटर विंडसर की वो जो यूट्यूब वीडियो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो यू नो दैट इज व्हाट इट बेसिकली इज, ड्राइविंग लाइंस, ड्राइविंग स्टाइल्स वगैरह वगैरह, लेकिन ये सब कुछ विद पिन पॉइंट प्रेसिशन, स्लो मोशन में। बाद में मोनाको ग्रां प्री की स्पेशली द स्विमिंग पूल सेक्शन, वहां पे जो शीकेन है वहां पे, वो सब ऑब्जर्व कीजिए। कभी कभार सच में मतलब टर्न ऐसे रहता है और गाड़ी ना ऐसी झलक मार के जाती है भाई वो बैरियर को, इट इज जस्ट इनक्रेडिबल टू वॉच। एनीवे, दैट इज अबाउट द हिस्ट्री, दैट इज अबाउट द ट्रैक। अभी रेस में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में जरा बात करते हैं, लेकिन उसके पहले बात करते हैं जो कल जो प्रैक्टिस सेशंस हुए, FP1 FP2। अभी अगेन मोनाको चार्ल्स लेक्लर्क के लिए होम रेस, लेकिन अपने प्रेस इवेंट्स में, मीडिया इवेंट्स में वगैरह चार्ल्स लेक्लर्क एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा हाई नहीं रख रहा है। मैं खुद नहीं रख रहा हूं। मराठी में ना एक कहावत है, अपेक्षा सुरू होतात तेव्हा अपेक्षा भंगाला सुरुवात होते। मतलब जहां पे आप उम्मीद रखते हो तो वहां पे उम्मीद टूटने की शुरुआत हो जाती है। तो मुझे सच में जब ये फरारी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और जब भी हम चार्ल्स लेक्लर्क और उसके नसीब के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग मोनाको में, मैं ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहा हूं, मैं सपने नहीं देख रहा हूं। हाँ ऑफ कोर्स अगर चार्ल्स लेक्लर्क पोल पोजीशन लेता है और अगर रेस जीत जाता है तो फिर बहुत खुश रहूंगा मैं, लेकिन एनीवे तो चार्ल्स लेक्लर्क ऑफ कोर्स कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं बढ़ा रहे हैं फरारी फैंस की, टिफोजी की, चार्ल्स लेक्लर्क फैंस की। लेकिन कल के प्रैक्टिस सेशंस में पिक्चर कुछ अलग था। सो FP1 फर्स्ट पोजीशन चार्ल्स लेक्लर्क, सेकंड पोजीशन पे मैक्स वर्स्टैपन 0.163 seconds behind Charles Leclerc. Third position पे लैंडो नॉरिस, फोर्थ पोजीशन एलेक्स आल्बॉन, फिफ्थ पोजीशन ऑस्कर पियास्ट्री, सिक्स्थ रसल, सेवेंथ साइंस, एट्थ गैसली, नाइन्थ हैमिल्टन, टेंथ अलोंसो, 11th किमी एंटोनेली, 12th हुल्केनबर्ग, 13th इजैक हाजा, 14th Yuki Tsunoda, 15th Behrman, 16th Ocon, 17th Lawson, 18th Bortoletto, 19th Colapinto and 20th Stroll. ये स्ट्रोल का इंसिडेंट बहुत फनी था एक्चुअली। जो ग्रैंड होटल हेयरपिन है, द स्लोएस्ट कॉर्नर ऑन द ट्रैक, द स्लोएस्ट कॉर्नर ऑन द F1 कैलेंडर, तो वहां पे ऑफ द रेसिंग लाइन है बंदा लांस स्ट्रोल, और टर्न नजदीक आने के बाद अचानक से रेसिंग लाइन में आ गया। उसने शायद मिरर देखा ही नहीं, लेकिन पीछे से चार्ल्स लेक्लर्क बहुत स्पीड से आ रहा था, और लांस स्ट्रोल इतने इतने 11th आर पे और इतने फटाक से रेसिंग लाइन पे आ गया कि चार्ल्स लेक्लर्क ने ब्रेक वगैरह दबाया, लेकिन ऑफ कोर्स टाइम पे स्लो डाउन नहीं कर पाया, ठोक दिया लांस स्ट्रोल को। चार्ल्स लेक्लर्क सफर्ड अ फ्रंट विंग डैमेज, लेकिन फॉर्चुनेटली पिट्स में आने के बाद गाड़ी पे रिपेयर वर्क्स होके चार्ल्स लेक्लर्क वापस FP1 सेशन कंटिन्यू कर पाया। लांस स्ट्रोल को तो रियर सस्पेंशन ही डैमेज हो गया लांस स्ट्रोल का, तो इसलिए सिर्फ 4 लैप्स एंड देन आउट। लेकिन मुझे जेन्युइनली लगता है कि लांस स्ट्रोल इतना बोर होने वाला है ना ये रेस में, उसका ना यार खेल में इंटरेस्ट लेवल एग्जैक्टली क्या है वो समझ नहीं आता यार। लेकिन एनीवे
That was the FP1 result. Free practice session 2, first Charles Leclerc. अभी टाइमिंग्स भी बता दूं आपको. FP1 में चार्ल्स लेक्लर्क का टाइमिंग था 1 मिनट 11.964. FP2 में चार्ल्स लेक्लर्क 1 मिनट 11.355. सो ऑब्वियसली ट्रैक एवोल्यूशन भी हुआ रहेगा. जैसे ही गाड़ी ट्रैक पे चली तो फिर ऑब्वियसली गाड़ी में सेटिंग्स भी अलग किए रहेंगे. चार्ल्स लेक्लर्क भी और थोड़ा गाड़ी को ऑफ कोर्स सीख पाया, महसूस कर पाया, और he was also able to get a better lap. चार्ल्स लेक्लर्क knows this track in and out. प्रॉपर मोनाको में ही इन्हीं रास्तों पे वो पला बड़ा है. मतलब आई थिंक यू नो रेस ट्रैक पे ही एक पॉइंट है आई थिंक जहां से उसकी स्कूल बस निकला करती थी, या फिर इसी ट्रैक पे वो नॉर्मल कंडीशंस में जब भी आजू बाजू नॉर्मल गाड़ियां भी चल रही है तो तभी वो वहां पे साइकिल चलाता था. सो ऑब्वियसली उसे ये ट्रैक इन एंड आउट पता है, इसलिए वो इतना अच्छा रहता है उधर. लेकिन चार्ल्स लेक्लर्क फर्स्ट, सेकंड है ऑस्कर पियास्ट्री, only 38 thousandths of a second behind Charles. McLaren finding something. Third है Lewis Hamilton, 1/10 behind Charles. Fourth, Lando Norris. Fifth, Liam Lawson. Sixth, Isaac Hadjar. Not a bad result for VCARB and especially Liam Lawson. मोनाको जैसे सर्किट पे अगर वो इजाक हजार को थोड़ा अगर पीछे रख पाया ना तो फिर उसके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी चीज होगी है. सेवेंथ फर्नांडो अलोंसो. एट्थ एलेक्स एल्बॉन, फिर भी टॉप 10 में, नॉट बैड फॉर विलियम्स. नाइन्थ अंद्रेया किमी एंटोनेली. 10th मैक्स वर्स्टैपेन, 0.7 ऑफ अ सेकंड बिहाइंड चार्ल्स लेक्लर्क. तो यहां पे ये गैप कुछ ज्यादा ही बढ़ गई. 11th यूकी सुनोडा. 12th जॉर्ज रसल. 13th कार्लोस साइंस. 14th Gabriel Bortoleto. 15th Behrman. 16th Hulkenberg. 17th Gasly. 18th Stroll. Okay, not bad. 19th Ocon and 20th Colapinto. I mean, third last is Stroll, फिर भी not bad, क्योंकि इंटरेस्ट लेवल्स कुछ ज्यादा ही कम नहीं हुए ऐसा लग रहा है अभी. यहां पे मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूंगा, ये FP1 में 19th Colapinto, 18th Bortoleto, 17th Lawson, 15th Behrman, 13th Isaac Hadjar. Andrea Kimi Antonelli was 9th, right? नहीं, Andrea Kimi Antonelli was 11th. So 13th Isaac Hadjar, right? और FP2 में ओके, लॉसन 5th और Isaac Hadjar 6th, Antonelli 9th. But then again you have Bortoleto 14th, Behrman 15th, Colapinto 20th. ये ट्रैक ना रूकीज के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा. तो अभी प्रेडिक्शन के बारे में अगर बात करने जाएं, मुझे लगता है कि क्वालिफाइंग में डेफिनेटली Q1 में भी और Q2 में भी हमें एक एक रेड फ्लैग देखने मिलेगा. सो अभी कौन अपनी लैप, बेस्ट वाली लैप, ये कितना जल्दी डालता है, ये बहुत मैटर करेगा. ये मैटर करेगा स्पेशली उन टॉप रनर्स को, स्पेशली लैंडो नॉरिस, ऑस्कर पियास्ट्री, मैक्स वर्स्टैपेन, जॉर्ज रसल, फॉर दैट मैटर चार्ल्स लेक्लर्क और लुइस हैमिल्टन. दोनों फरारीज बहुत ही अच्छे फॉर्म में लग रही है. सो जब भी रेड फ्लैग आएगा और अगर आपने अपनी बेस्ट लैप नहीं डाली हो और अगर आप वो नॉकआउट जोन में अगर रहोगे, देन इट विल बी अ डिसएडवांटेज. और यहाँ पे पीछे फिनिश करना, मतलब क्वालिफाइंग में अगर आपको इतनी बुरी पोजीशन मिलेगी, मतलब रेस इज वर्चुअली गॉन. सो दैट विल बी अ बिट ऑफ अ चैलेंज. आई थिंक कोलापिंटो फिर से थ्रू आउट द वीकेंड या तो क्वालिफाइंग में या फिर रेस में कहीं ना कहीं पे तो उसका एक एक्सीडेंट होना है, ऐसा मुझे लगता है. आई एम नॉट ट्राइंग टू कर्स हिम, लेकिन ऐसा मुझे लगता तो है बहुत. लियम लॉसन और इजाक हज्जार नॉट बैड वीकार के लिए 5th और 6th, स्पेशली Q2 में, जो FP2 में जो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है क्वालिफाइंग और रेस को अगर नजर में रखे तो. सो नॉट टू बैड एट ऑल. लेकिन उन दोनों में से भी मुझे ऐसा लगता है कि लियम लॉसन शायद, और इजाक हज्जार तो एक पॉइंट पे बैरियर से टकरा भी गया था. सो ये रूकीज को थोड़ा इस ट्रैक को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. एंड एट द सेम टाइम अगर कोई गाड़ी ऐसी हो जो सेटअप करते वक्त अगर बराबर से सेटअप नहीं हुई, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है रेडबुल की, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है फरारी की, तो वहां पे अगर पुश करते वक्त अगर कुछ गड़बड़ हो गई, देन दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक. अभी लग तो रहा है कि फरारी ने अपने गाड़ी को अच्छे से सेटअप किया है, लेकिन मुझे लगता है मैक्लारेन अपना पेस छुपा रही है. मैक्लारेन सैंड बैगिंग कर रही है, क्योंकि
इतनी स्लो तो मकलारन हो नहीं सकती। सो ऑब्वियसली मकलारन की स्पीड ये बढ़ेगी। ऑफ कोर्स FP1 से कंपेयर करें तो फिर FP2 में ही बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्वालिफाइंग में आई थिंक दे आर गोइंग टू बी इवन बेटर, बेटर देन फरारी इज व्हाट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मुझे फिर से एक बार लगता है कि वापस इस ट्रैक पे मैक्स वर्स्टैपन कुछ तो क्वालिफाइंग में जादू कर डालेगा। अभी उसे ऑब्वियसली अगर फर्स्ट पोजीशन में मिले और अगर बाकी की रेस अगर स्मूथली वो चलाए, फर्स्ट रहेगा तो फिर उसे क्लीन एयर मिलता है ना। तो डर्टी एयर के वजह से जो टायर्स डिग्रेड होते हैं, ब्रेक्स हीटअप होते हैं, इंजन हीटअप होता है, वो सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो मैक्स वर्स्टैपन के दिमाग में तो डेफिनेटली रहेगा कि क्वालिफाइंग में ही हैज टू गेट दैट फर्स्ट पोजीशन। और मुझे लगता है कि मैक्स वर्स्टैपन से हमें कोई तो एक बहुत धमाकेदार लैप देखने मिलेगा क्वालिफाइंग में, एंड ही विल टेक द the pole position for the Monaco Grand Prix is what my prediction is. There is also another prediction that I want to make. किसी एक मकलारन का एक्सीडेंट होने वाला है, कोई तो एक मकलारन, ओके एक्सीडेंट नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। या तो ऑस्कर पियास्ट्री या फिर लैंडो नॉरिस। और मुझे ज्यादा लग रहा है कि लैंडो नॉरिस या तो बैरियर से टकरा जाएगा जिसकी वजह से Q1 या फिर Q2 में नॉकआउट हो जाएगा, या फिर स्ट्रैटेजी में कोई तो कहीं पे तो गड़बड़ होने वाली है। ऑफ कोर्स जब ये 20 गाड़ियां Q1 में, जब ये 20 गाड़ियां ऑन ट्रैक रहेंगी ना, सब अपनी क्वालिफाइंग लैप शुरू करने की कोशिश में, फ्लाइंग लैप शुरू करने की कोशिश में, तभी वहां पे ट्रैफिक बहुत होने वाला है। और वहां पे भी गड़बड़ हो सकती है कि किसी की तो फ्लाइंग लैप शायद शुरू ही नहीं होगी। वैसा कुछ तो एक इंसिडेंट मेरे ख्याल से मकलारन के साथ हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आई कैन नॉट बी श्योर, लेकिन ऑफ कोर्स मतलब इसलिए तो वो प्रेडिक्शन है, स्पॉइलर नहीं है। सो मुझे लगता है कि कोई तो एक मकलारन ना वैसा होगा। मुझे लगता है कि गलती अगर होने वाली है तो फिर वो लैंडो नॉरिस से हो सकती है। ऑस्कर पियास्ट्री अपने रेस क्राफ्ट में डेफिनेटली इंप्रूव कर रहा है, टायर मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा बंदे को, लेकिन रेस क्राफ्ट काफी हद तक इंप्रूव हो रहा है। लेकिन फिलहाल व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिस सेशंस, तभी वो लैंडो नॉरिस से थोड़ा पीछे है। ऑफ कोर्स FP2 में नहीं, लेकिन FP1 में काफी हद तक पीछे था। तो शायद वो अभी भी थोड़ा सेटअप हो रहा है, थोड़ा हुकअप हो रहा है ट्रैक को, गाड़ी को, ये गाड़ी इस ट्रैक पे। लेकिन मुझे लगता है कि क्वालिफाइंग में ये होने वाला है कि लैंडो नॉरिस Q1 या फिर Q2 में नॉकआउट हो जाएगा, या फिर Q3 में आने के बावजूद वो 10th या फिर 9th, नहीं एक्चुअली वो Q3 में नहीं आएगा, Q1 या फिर Q2 लैंडो नॉरिस नॉकआउट। एंड ऑस्कर पियास्ट्री, अभी ये मैं बहुत जल्दी प्रेडिक्शन कर रहा हूं लेकिन ये मैं कर रहा हूं, ऑस्कर पियास्ट्री के साथ कुछ तो प्रॉब्लम होगा रेस में। या तो स्ट्रैटेजी थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि टू स्टॉप है, स्ट्रैटेजी गड़बड़ हो जाएगी जैसे इमोला में हुआ, जल्दी पिट स्टॉप ले लिया एंड देन ही केम आउट इन ट्रैफिक, देन लॉस्ट आउट ऑन पोजीशंस। एटलीस्ट इमोला में वो ओवरटेक कर पाया, एक एक लैप पे एक एक ओवरटेक कर रहा था बंदा। यहाँ पे ओवरटेकिंग पॉसिबल नहीं होगा, तो अगर ट्रैफिक में आ गए तो लटक गए। तो मुझे लगता है कि वैसा कुछ तो हो जाएगा, या फिर कुछ तो पता नहीं। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन एक बहुत बड़ा ये है ये बहुत गलत भी जा सकता है, लेकिन फिर भी मेरा प्रेडिक्शन ये है कि मोनाको ग्रां प्री खत्म होने के बाद द चैंपियनशिप टेबल्स टर्न। 22 पॉइंट्स की गैप है, ऑस्कर पियास्ट्री फर्स्ट, मैक्स वर्स्टैपन थर्ड। ऑस्कर पियास्ट्री के 13 पॉइंट्स पीछे लैंडो नॉरिस के 9 पॉइंट्स पीछे मैक्स वर्स्टैपन। सो ऑस्कर पियास्ट्री से मैक्स वर्स्टैपन पॉइंट गैप 22। ऑस्कर पियास्ट्री को रेस में अगर पॉइंट्स ही नहीं मिले और मैक्स वर्स्टैपन अगर रेस जीत जाता है, तो फिर मैक्स वर्स्टैपन को 25 पॉइंट्स मिलते हैं, ऑस्कर पियास्ट्री को 0। यानी कि मैक्स वर्स्टैपन ऑस्कर पियास्ट्री के आगे चला जाएगा 3 पॉइंट्स के गैप के साथ। और लैंडो नॉरिस भी अगर क्वालिफाई बुरा कर लेता है और अगर उसे भी पॉइंट्स नहीं मिले, या अगर पॉइंट्स मिले लेकिन 4, 6, 10, तो वहां पे भी आई थिंक लैंडो नॉरिस लूजेस आउट ऑन मैक्स वर्स्टैपन। तो आई थिंक ये ऐसा कुछ तो होने के चांसेस है। ये है मेरा प्रेडिक्शन मोनाको ग्रां प्री के बारे में। क्वालिफाइंग बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, अभी प्रैक्टिस सेशंस भी देखने हैं, मतलब थर्ड प्रैक्टिस सेशन। जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं तभी तो प्रैक्टिस सेशन देखना है। यूट्यूब पे आते आते मुझे पता नहीं क्या हो रहा है कि फॉर सम रीजन डेटा लॉस हो रहा है। कभी कभी मेरा रिकॉर्डिंग ही बंद हो रहा है, मतलब मुझे कभी कभी चेक करना पड़ता है, एक ही मिनट में चेक कर लेता हूँ फिर से रिकॉर्डिंग शुरू है। ओके, शुरू है। एंड लेट मी जस्ट चेक द फ्रेम नाउ वंस अगेन। ओके, सो कभी कभी पता नहीं क्यों अचानक से वीडियो कट ऑफ हो जा रहा है।
कभी कभी डेटा अचानक से गायब होते जा रहा है। ये सब कुछ ना मैं फोन पे कर रहा हूँ एक्चुअली, शूटिंग भी, एडिटिंग भी, अपलोडिंग भी, सब कुछ मैं फोन पे कर रहा हूँ। तो शायद फोन को जम नहीं रहा है इतना, हैंडल नहीं हो रहा है इतना प्रेशर। लेकिन वीडियो आते आते शायद फ्री प्रैक्टिस 3 तो खत्म हो जाएगी, क्वालिफाइंग बाकी रहेगी, तो फिर क्वालिफाइंग देखेंगे, उसमें मजा आएगा जरूर। क्वालिफाइंग के ऊपर बात करेंगे कल होपफुली, रेस के पहले, बाद में रेस के बाद भी ऑब्वियसली बात करेंगे। शूट अगर रहेगा तो फिर क्वालिफाइंग के बाद रेस के पहले वीडियो बनाने मिलेगा नहीं मुझे, वो पॉसिबिलिटी होगी नहीं, लेकिन रेस के बाद तो डेफिनेटली बात करेंगे हम लोग। और इस बार फ्राइडे को नहीं, मंडे या फिर ट्यूसडे को ही बात करेंगे, मिलेंगे। लेकिन क्वालिफाइंग देखते हैं, बहुत मजेदार रहेगा, मोनाको ग्रां प्री देखने में भी एक मजा रहेगा। सो लेट्स स्टे ट्यून्ड। ये है F1।